इस वीडियो में हम कॉमन एरर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉमन एरर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश आती है उसमें कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में पिछले कुछ एग्जाम्स में आए हुए कुछ कॉमन एरर्स पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एट इज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस। तो जहाँ पर एरर का सवाल है इस सेंटेंस में वो यहाँ पे है, एट हिज रिटर्न। इस सेंटेंस का अर्थ है कि उसकी वापसी पर हमने उससे कई क्वेश्चंस पूछे। तो उसकी वापसी पर, इसको जब हम इंग्लिश में बोलना चाहेंगे, जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हम एट हिज रिटर्न यूज नहीं करेंगे बल्कि ऑन हिज रिटर्न यूज करेंगे। ऑन हिज रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है, एट हिज रिटर्न नहीं होता है बल्कि ऑन हिज रिटर्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज रिसाइडिंग हेयर सिंस 2015। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंस 2015 है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ही इज रिसाइडिंग, कि वो यहाँ पे रह रहा है सन 2015 से। यहाँ पर किसी कंटिन्यू एक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि ही इज़ रिसाइडिंग, वो रह रहा है यहाँ पर, ठीक है। और उसने ये रहना कब शुरू किया था? 2015 में। तो जब भी हम किसी कंटिन्यू एक्शन के बारे में बताते हैं और हम यह भी बताते हैं कि ये एक्शन कब शुरू हुआ था पास्ट में, तो हम ये जो टाइम बताते हैं कि जब ये एक्शन शुरू हुआ था, ये अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम सिंस के बाद रखते हैं। और जो ये टेंस होता है आगे, ये जो पूरा सेंटेंस इस टेंस में रखते हैं, वो कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो सकता है या परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। अगर वर्ब नॉन कंटिन्यूस है तो हम परफेक्ट टेंस में भी लिख सकते हैं, और अगर वो वर्ब एक्शन वर्ब है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही यूज़ करते हैं। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करें या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करें या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करें। तो ये डिपेंड करता है उस सेंटेंस में टाइम पर, कि उस सेंटेंस में टाइम कौन सा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में कोई पास्ट टाइम या फ्यूचर टाइम नहीं दे रखा होता, तो हम उसमें प्रेजेंट टाइम, आप मान के चलिए कि उसमें प्रेजेंट ही टाइम है। और वैसे भी यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमें यह बताए कि ये जो एक्शन है ये फ्यूचर का है या पास्ट का है। तो ये यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ही इज़ रिसाइडिंग हियर, कि वह यहाँ रह रहा है। इसका मतलब एट प्रेजेंट वो रह रहा है, यहाँ कहीं पे रह रहा है एट प्रेजेंट। तो वो कहाँ कब से रह रहा है? 2015 से। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है, प्रेजेंट टाइम है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गलत है, जो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर रखा है यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पे जो ये काम जारी है, तो ये शुरू कब हुआ था वो टाइम भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हैज़ बीन रिसाइडिंग, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, आई एम नॉट एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। यहाँ पे अटेंड टू दे रखा है, अटेंड टू द फंक्शन। तो अभी सेंटेंस का क्या मतलब हो गया? अभी सेंटेंस का मतलब हो गया कि मैं फंक्शन की तरफ ध्यान देने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ पे जो अटेंड टू है, ये अटेंड टू, इसका जो अर्थ होता है वो ध्यान देना होता है। जब हम अटेंड के साथ टू का यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ध्यान देना, ठीक है। तो ध्यान देना तो हो नहीं सकता यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? फंक्शन में शामिल होने की।
फंक्शन में अटेंड होने की। तो अटेंड के साथ अगर टू लिख देंगे आप, तो अटेंड टू का अर्थ हो जाएगा ध्यान देना। तो यहाँ पे फंक्शन में ज्वाइन होने की या फंक्शन अटेंड करने की या फंक्शन में शामिल होने की बात हो रही है कि मैं फंक्शन में शामिल होने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ पे आपको इस अटेंड को शामिल होना अर्थात ज्वाइन होना के अर्थ में यूज करना होगा इस सेंटेंस में। और जब हम अटेंड को शामिल होना है या किसी फंक्शन इवेंट या किसी प्रोग्राम में जो है शामिल होना के अर्थ में यूज करते हैं, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो हम कोई भी जो है प्रीपोजिशन उस ऑब्जेक्ट से पहले यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये टू का होना यहाँ पे गलत है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए जो है इस टू को हमें हटाना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को जब इस सेंटेंस में से जब टू हटा देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और ये सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट एबल टू अटेंड द फंक्शन। ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा और ये सही है ये सेंटेंस, क्योंकि अटेंड वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और आपने पढ़ा होगा कि जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे। और अगर यूज करेंगे यहाँ पे ये, तो अटेंड टू एक जो है फ्रेजल वर्ब होती है, उसका मतलब होता है ध्यान देना। नेक्स्ट सेंटेंस इज द फर्नीचर्स हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड रस्टी। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे यहाँ पे फर्नीचर्स लिखा हुआ है, जबकि फर्नीचर्स जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। और हम जानते हैं कि हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का जो है अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में हम SEIS ऐड करके उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। फर्नीचर होता है लकड़ी का सामान जो भी हमारे घरों में होता है, जैसे हमारे घर में लकड़ी की कुर्सी हो गई, स्टूल हो गया, ठीक है, अलमीरा हो गई, सोफ़ा हो गए, बेड हो गया। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं लकड़ी की, इनको हम फर्नीचर कहते हैं, अर्थात लकड़ी का सामान। तो जो फर्नीचर वर्ड होता है इसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पे जब हम इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो ये फर्नीचर जो प्लूरल लिखा हुआ है इसको हम जो है सिंगुलर लिखेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। द फर्नीचर हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड रस्टी। इसी तरह से संबंधित जो एरर्स हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं। और बार बार जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन एरर्स के सेंटेंसेस देखेंगे, उनको सोल्व करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि यहाँ पे ये नहीं होना था। तो अगला सेंटेंस है यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में ये एक एडवर्ब है ऑलवेज। ऑलवेज एडवर्ब जो है ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है और इसकी एक ख़ास पोजीशन होती है सेंटेंस में। और जब कोई हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब भी हो सेंटेंस में, तो जो ऑलवेज वर्ब जो एडवर्ब है उसको हम हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुड है, मेन वर्ब बी है, तो इस एडवर्ब को यहाँ होना चाहिए था शुड और बी के बीच में। तो ये हो जाती है यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू योर मेंटर। तो अगर ये ऑलवेज शुड और बी के बीच में होता तो ये सेंटेंस सही होता। तो इसको सही करने के लिए, इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए इस ऑलवेज को हमें शुड और बी के बीच में रखना पड़ेगा, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वोर सीट बेल्ट। जो उसने ट्रैफिक पुलिसमैन को देखा उसने सीट बेल्ट पहन ली। तो आपने सेंटेंस पढ़े ऐसे सेंटेंस जो नो सूनर डिड से शुरू होते हैं, नो सूनर डिड से। तो अगर आपने ऐसे सेंटेंस पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जिस सेंटेंस में नो सूनर डिड होता है उसमें हम देन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जो एक क्लास जो होती है वो नो सूनर डिड के साथ होती है और दूसरी क्लास देन के साथ होती है। ठीक है, दो क्लासेस होती हैं। जो सेंटेंस नो सूनर डिड से शुरू होता है उसमें दो क्लासेस होती हैं, अर्थात दो वर्ब होती हैं, दो सब्जेक्ट होते हैं उसमें। तो जहाँ तक इस सेंटेंस का सवाल है नो सूनर डिड का इसका, तो इसमें जो है एक क्लास तो हो गई नो सूनर डिड ही सी द पुलिसमैन। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से कर देता हूँ इसको। एक क्लास तो हमारी हो गई ये, ठीक है, और दूसरी क्लास हो गई हमारी ये।
तो इस तरह से हमारे पास दो क्लास है। इस क्लास का जो सब्जेक्ट है, इस क्लास का जो सब्जेक्ट नो सूनर डिड वाली का, उसका सब्जेक्ट है ही। ठीक है, उसका सब्जेक्ट यहाँ पे ये रहा, ये सब्जेक्ट है इसका, ये सब्जेक्ट है इसका, और ये इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, और इसका सब्जेक्ट हो गया ये, और इसकी वर्ब हो गई ये। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस नो सूनर डिड से शुरू होते हैं, मैंने आपको बताया था कि तो दूसरी जो क्लास होती है उससे पहले देन रखते हैं हम। तो यहाँ पे जो है इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए जो ही है, इससे पहले देन होना चाहिए था, THAN, देन। तो जब हम इस ही वोर सीट बेल्ट, ये जो क्लास है, इससे पहले देन रखेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, और ये सेंटेंस बन जाएगा नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन देन ही वोर सीट बेल्ट। ये कोरिलेटिव कंजक्शंस में आते हैं, और कोरिलेटिव कंजक्शंस में आपने जो है पढ़े होंगे कि ईदर और, नीदर, नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो, और नो सूनर डिड देन। ठीक है, इस तरह के जो ये जो पेयर में जो कंजक्शन आते हैं, इनको कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और भी है, ये अभी इनसे संबंधित भी एरर बहुत आते हैं, कि जो पार्ट ऑफ स्पीच पहले पार्ट के बाद होता है, वही पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट के बाद होता है। ठीक है, जैसे पहले पार्ट के बाद जो है वर्ब है मान लीजिए, तो दूसरे पार्ट के बाद भी वर्ब ही होनी चाहिए। जैसे ईदर है, ईदर के बाद अगर कोई नाउन है तो और के बाद भी नाउन ही होना चाहिए। नॉट ओनली के बाद कोई कंजक्शन है, नॉट ओनली के बाद कोई वर्ब है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब भी होनी चाहिए। तो इस तरह ये जो कंजक्शन है ये पेयर में यूज होते हैं, और जो पार्ट ऑफ स्पीच पहले जो है पार्ट के बाद आता है, वही पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट के बाद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पे एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च और लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग। अब इस सेंटेंस में आप यहाँ पे देखिए, हेल्दियर एंड लॉन्ग पे, इसमें क्या है कि दो एडजेक्टिव हैं और दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, जबकि एंड, बट, यट, स्टिल। ठीक है, एंड, बट, यट, स्टिल और जो भी कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, इनके जो भी मतलब एंड, बट, यट, स्टिल को अगर हम लें तो एंड, बट, यट, स्टिल में क्या होता है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच या जिस प्रकार का वर्ड इनसे पहले होता है, वही उसी प्रकार का वर्ड ठीक उसके बाद होना चाहिए। मतलब इनसे पहले और इनके बाद जो इक्वल वर्ड के, इक्वल रैंक के जो वर्ड्स होते हैं, जो फ्रेजेज होती हैं, जो क्लोजेज होती हैं, वो होती हैं। जैसे एंड से पहले अगर नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन ही होगा, एंड से पहले अगर वर्ब है तो एंड के बाद भी वर्ब ही होगी, इस तरह से। ठीक है तो यहाँ पे एंड से पहले एक एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव है, ये बात यहाँ पे ठीक है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि एंड से पहले जो एडजेक्टिव है वो कंपैरेटिव फॉर्म में है, तो एंड के बाद भी जो एडजेक्टिव होगा वो कंपैरेटिव फॉर्म में होना चाहिए था। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए जो लॉन्ग है इसको कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा और इसको लॉन्गर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये सेंटेंस सही होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, कॉमन एरर्स में यही काम आती हैं और ये हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद है नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल, अर्थात कॉन्फ्रेंस में कोई भी डिप्लोमेट्स जो था वो एबल नहीं था, समर्थ नहीं था, आइदर टू कॉम्प्रीहेंड और सोल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ये इधर है, ठीक है, और ये और है। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो चीज़ इधर के बाद होगी वही सेम वैसी ही जो है और के बाद होगी। तो इधर के बाद तो टू इन्फिनेटिव है, जबकि और के बाद जो है बेर इन्फिनेटिव है, तो यहीं पे एरर हो गया। तो इधर के बाद जो है वही हमें और के बाद लगाना है। तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव होना चाहिए था, तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव लगाएंगे तो क्या करेंगे, टू सोल्व। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला है द इनैगुरल फंक्शन इज़ टेम्पररीली इंटरप्टेड। ये इज़ यहाँ पे नहीं है, इसको ना मान के चले,
द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्पररीली इंटरप्टेड एज द लाइट्स सडनली वेंट आउट। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसको वेंट आउट की जगह आप गोज आउट कर देंगे, इसको देख करके यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट कर देंगे, तो फिर ये गलत होगा। ये अभी सही नहीं हुआ है। क्यों सही नहीं हुआ है? क्योंकि इसका अर्थ देखिए, सेंटेंस का मीनिंगफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसका अर्थ क्या है कि द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्परली इंटरप्टेड, कि जो इनॉग्रल फंक्शन है वो अस्थायी रूप से इंटरप्ट हो जाता है एज द लाइट से सडनली वेंट आउट, जब अचानक लाइटें चली जाती हैं। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं तो वो कोई फैक्ट या किसी फ्रीक्वेंट एक्शन को जो है एक्सप्रेस करता है। अगर आप इस तरह से दोनों जगह पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि जब भी इनॉग्रल फंक्शन होता है तो अचानक लाइटें चली जाती हैं और फिर वो अस्थायी रूप से उसमें इंटरप्शन आ जाता है उस इनॉग्रल फंक्शन में। तो ऐसा संभव कैसे हो सकता है? मान लो कि जो इनॉग्रल फंक्शन है वो दिन में हो रहा हो, तो कैसे होगा बताओ? तो कैसे अचानक लाइटें ना हो तब भी वो तो इंटरप्ट नहीं होगा। तो ऐसे जो है मतलब मीनिंगलेस सेंटेंस बन जाए अगर हम कोई ऐसा टेंस चेंज कर दें या कोई एरर मीन्स यहाँ हमें कोई एरर दिखाई दे और हम उसको सही कर दें, तो उसका एक बार उसको मीनिंग भी देख लेना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका मीनिंग ही जो है ओड निकल रहा है, तो इस तरह का जो मीनिंग निकले तो वो सेंटेंस जो है मीनिंगफुल नहीं होगा और वहाँ पे जो है एरर अभी अच्छी तरह से सही नहीं हुआ है। तो इस सेंटेंस का मतलब अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, दोनों जगह पे प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब ये निकलेगा भाई फ्रीक्वेंटली जो है इनॉग्रल फंक्शन होता है और अचानक लाइटें चली जाती है और फ्रीक्वेंटली ही वो जो है अस्थायी रूप से इंटरप्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। जो इनॉग्रल फंक्शन है हो सकता है दिन, ज़रूरी नहीं है कि सभी इनॉग्रल फंक्शन जो है रात में ही हो, लाइटें चली जाएँ और इंटरप्ट हो जाए। हो सकता है कोई आगे आने वाला कोई दिन में भी हो सकता है। तो फ्रीक्वेंटली एक काम नहीं हो सकता है। तो हम इसको सही करने के लिए इसको वन टाइम एक्शन बनाएंगे, इसको फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं रहने देंगे। तो जो वन टाइम एक्शन इसको बनाएंगे तो हम इसको पास्ट में ले जाते हैं, तो इस वर्ब को वेंट आउट छोड़ देते हैं और इसको वाज कर देते हैं। तो ये वन टाइम एक्शन बन गया। ठीक है, हम किसी ऐसे इनॉग्रल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो रिसेंटली अभी पास्ट में हुआ था और वो उसमें क्या हुआ कि उसमें वो रात को हो रहा था और वो अचानक उसमें लाइट चली गई होगी और वो इंटरप्ट हो गया होगा। लेकिन वो इंडिविजुअल इनॉग्रल फंक्शन था, ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंट इनॉग्रल फंक्शन ऐसे होते रहते हैं। ठीक है, तो मीनिंग जब जो है ऐसा निकल आए जो ओड लगे सेंटेंस का, तो हमें उस सेंटेंस को पास्ट में ले जाना चाहिए, उसको वन टाइम बनाना चाहिए, तब उसका मीनिंग सही आएगा। अगला है पीपल शुड बी रिसाइकल इफ पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट पेपर और ये हमारी वर्ब है रिसाइकल। तो इस सेंटेंस में क्या है, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि बी की जितनी भी फॉर्म होती हैं, बी हो गया, बीन हो गया, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, और एक इसके साथ आप आईएनजी भी लगा लीजिए। इनके बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या वर्ब के साथ आईएनजी आती है। वर्ब के साथ आईएनजी तब आएगी जब ये एक्शन वर्ब होगी और ये जो एक्शन है, जो वर्ब जिस एक्शन का बोध करा रही है, जिस एक्शन के लिए वो वर्ब यूज हुई है, वो एक्शन अगर सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होगा तो आईएनजी आएगा, अदरवाइज V3 आएगी। और दो ही पॉसिबिलिटीज़ बनती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे आईएनजी लगाते हैं, मान लीजिए, तो कौन सा सही होगा कि भाई एक तो मैं वर्ब के साथ आईएनजी लगाऊं, एक या मैं इसको रिसाइकल्ड कर दूं, तो कौन सा सही होगा? तो मैंने बताया है कि अगर आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये जो एक्शन है, ये जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म करता हुआ होना चाहिए। अगर ये एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर आपका आईएनजी लगाना गलत है। ठीक है, तो फिर आपका फिर क्या आएगा, रिसाइकल्ड। तो ये रिसाइकल का काम देखो, पेपर शुड बी रिसाइकल इफ़ पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो पेपर को रिसाइकल किया जाना चाहिए। अब रिसाइकल जो एक्शन है वो हम जानते हैं कि कागज़ नहीं कर सकता, कागज़ खुद रिसाइकल होता है।
कोई थर्ड पर्सन है वो ये काम करता है रिसाइकलिंग का, और जब वो रिसाइकलिंग एक्शन परफॉर्म करता है तो उसका प्रभाव पेपर पे पड़ता है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो एक्शन है रिसाइकलिंग का, ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस का नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमारा एनजी लगाना गलत होगा। तो हम क्या लगाएंगे फिर, रिसाइकल्ड। ठीक है, और आप जानते होंगे ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो शुड बी रिसाइकल्ड होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा है सब्जेक्ट, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से और यहाँ तक हमारा है सब्जेक्ट। ठीक है, और ये हमारी है वर्ब वर। ठीक है, तो सब्जेक्ट में देख लेते हैं, ये वर्ब हमारी प्लूरल है, तो सब जो हमारी वर्ब प्लूरल तभी होगी जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो एक बार देख लेते हैं सब्जेक्ट कैसा है। तो देखिए, इस सब्जेक्ट में प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है हमें एक। ठीक है, तो एक जो प्रीपोजिशन से पहले है एक नाउन, और वो नाउन क्या है, ब्लॉक। ठीक है, दूसरा नाउन क्या है, फ्लैट्स। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि हम जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा नाउन हो, ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा नाउन हो और वो नाउन आपस में किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हों, तो जो फर्स्ट नाउन होता है वर्ब उसी के अनुसार आती है। प्रीपोजिशन के बाद जितने भी नाउन हो, जितने भी फ्रेजेज हों, उनका उस वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि कुछ केसेस हैं 2-4%, वो एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ आप इतना याद रखिए कि अगर कोई नाउन है, नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद से कितने भी नाउन और कितने भी फ्रेजेज हों, उनका उस वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो फर्स्ट नाउन होता है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। तो इस सेंटेंस में जहाँ तक सवाल है, ये वर्ब यहाँ पे प्लूरल लगा रखी है, लेकिन यहाँ पे इसका जो ऑफ से पहले जो नाउन है ये ब्लॉक, ये सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर है तो इसके अनुसार ये वर्ब आनी चाहिए। तो इसके अनुसार जब ये वर्ब आएगी तो ये क्या हो जाएगी, वॉज, अर्थात इसको हम सिंगुलर बनाएंगे। नेक्स्ट, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये वर्ड देखिए आप, ये जो प्रैक्टिसेस वर्ड होता है, ये जो प्रैक्टिस वर्ड होता है, ये यहाँ पे ये क्या होता है इंग्लिश में, ये नाउन होता है। ठीक है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस है, यहाँ पे ये प्रैक्टिसेस ऐसी जगह लिखा हुआ है जहाँ पर वर्ब की रिक्वायरमेंट है। तो वर्ब के लिए इस वर्ड को क्या होना चाहिए था, वर्ब के लिए इस वर्ड को ये होना चाहिए था, मतलब जो सी है इसकी जगह क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था। क्योंकि ये जो वर्ड होता है प्रैक्टिस, ये नाउन होता है, और प्रैक्टिस क्या होता है, ये वर्ब होती है। तो इसको हम एस सी की जगह एस कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हमें जो सी है इसकी जगह एस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दे वर हैविंग ए बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। तो ये देखिए इस सेंटेंस में टाइम दे रखा है नेक्स्ट वीक। अगर हमें टाइम मिल जाता है किसी सेंटेंस में तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि टाइम के अनुसार हम टेंस यूज़ करते हैं, हम टेंस के अनुसार टाइम चेंज नहीं करते हैं। अगर सेंटेंस में टाइम ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम उस टाइम के अनुसार ही टेंस चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूचर टाइम दे रखा है, तो फ्यूचर टाइम दे रखा है तो हम ऐसा कोई टेंस लगाएंगे जो फ्यूचर को एक्सप्रेस करे। और यहाँ पे एक्सप्रेस किसको किया जा रहा है, यहाँ पे जो है टेंस कौन सा लिखा जा रहा है, पास्ट कॉन्टीन्यूस। तो ये पास्ट को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे, टाइम यहाँ पे फ्यूचर है, टेंस यहाँ पे पास्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, जो कि गलत है। तो अगर हम जानते हैं कि हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को, फ्यूचर के एक्शंस को जो है एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जो है आर हैविंग कर दें तो ये फ्यूचर को एक्सप्रेस करेगा। दे आर हैविंग ए बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट है हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप यहाँ पे देखिए, आप ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हैव, यहाँ पे दे रखा है आर, और ये दे रखा है एंड। ठीक है, एंड से पहले हैव है, एंड के बाद आर है, लेकिन जो इस सेंटेंस की मेन वर्ब है वो है डूइंग। ये तो ये डूइंग वर्ब इस आर के साथ तो एग्री हो सकती है, लेकिन इस हैव के साथ एग्री नहीं हो सकती। अगर कहीं पे एंड लिखा हुआ है और एंड के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब है
और यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और फिर मेन वर्ब है। तो यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब नहीं है तो इसका अर्थ ये माना जाता है कि ये जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब का जो भी रूप है, मीन्स आईएनजी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है या एस लगा हुआ है, जो भी रूप है, ये इसके साथ भी है, इसके साथ तो है ही है, और यही जो रूप है, यही जो फॉर्म है वर्ब की, वो इसके साथ भी है। इसका ये अर्थ होगा अगर ऐसा किसी सेंटेंस में आपको मिलेगा तो यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर हम हैव के बाद वर्ब ना रखें तो इसका क्या अर्थ हुआ कि भाई यही जो डूइंग है वो इसके साथ है और यही डूइंग हैव के साथ है। तो इसके साथ तो हो सकता है, ये तो ठीक है, लेकिन हैव के साथ तो हम डूइंग कभी नहीं लगाते हैं। हैव के साथ क्या लगाते हैं? हैव के साथ तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक डन वर्ड लिखना पड़ेगा इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम डन लिख देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर कोई ऐसी वर्ब की कोई ऐसी फॉर्म है जो इसके साथ भी एग्री हो रही है, एंड से पहले जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ भी एग्री हो रही है और एंड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ भी एग्री हो रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हम एक वर्ब से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर एंड से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है और एंड के बाद एक हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब एक लिख रखी है और वो वर्ब दोनों हेल्पिंग वर्ब से एग्री नहीं है, तो वो सेंटेंस गलत है, जैसे यहाँ पे कर रखा है। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें जो ये जो हैव है इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी अलग से। उसके बाद द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिक्रीज द प्राइसेस फॉर वीट एंड राइस। तो प्राइसेस फॉर नहीं होता है, तो प्राइसेस ऑफ होता है। ठीक है, इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए प्रीपोजिशनल से संबंधित एक एरर है यहाँ पे, इसको आपको सही करना पड़ेगा, प्राइस ऑफ। नेक्स्ट है आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही टोल्ड मी हाउ मच डज ही स्टडी एवरी डे। देखिए, इसमें 3 क्लासेज हैं, मैं तीनों क्लासेस को हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो है आई वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है, दूसरी है व्हेन ही टोल्ड मी, और तीसरी है हाउ मच डज ही स्टडी एवरी डे। ये 3 क्लासेस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये प्रिंसिपल क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है और ये भी सबऑर्डिनेट क्लास है। तीनों क्लासेस आपकी समझ में आ गई होंगी। तो होता क्या है कि जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर कभी नहीं होता है। और WH वर्ड, ऐसा स्ट्रक्चर कभी नहीं होता है। या WH वर्ड ना हो तो भी मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, ऐसा सबऑर्डिनेट क्लास में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कहीं पे है तो गलती या एरर है, वहाँ वहीं है, ये चीज़ मान के चलिए। तो प्रिंसिपल क्लास है आई वाज सरप्राइज्ड, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है, इसमें WH वर्ड है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है, तो ये तो सही है। यहाँ पे देखिए, ये WH वर्ड है हाउ मच, उसके बाद ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो ये एरर हो गया यहाँ पे। तो हम इसको सही करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से, और जो टेंस जिस फॉर्म में टेंस लिख रखा है यहाँ पे, उस टेंस में ही ये सेंटेंस छोड़ देंगे। तो डज है तो यहाँ पे इसको प्रेजेंट में लिखेंगे स्टडीज़। ठीक है, खैर हमें लिखना तो नहीं होता है, हमें तो एरर फाइंड आउट करना होता है और ऑप्शन देना होता है कि किस पार्ट में एरर है। तो एरर आपकी पकड़ में आ जाएगा कि ये एरर है यहाँ पे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी ये स्ट्रक्चर नहीं होता है इंटरोगेटिव वाला, इस चीज़ को ध्यान रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस में भी यही प्रॉब्लम है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ये हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल क्लास, आई आस्क्ड हिम। ठीक है, तो मैंने उसे क्या पूछा कि वाई डिड ही कॉल मी फूल। तो ये नाउन क्लास है, नाउन क्लास सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में देखिए, नाउन क्लॉज में तो ठीक है, और वैसे भी नाउन क्लॉज हो सकती है, नाउन क्लॉज इंटरोगेटिव भी हो सकती है। नाउन क्लॉज में ये स्ट्रक्चर हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ठीक है, ये नाउन क्लॉज में ये स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात कर रहा हूँ मैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, कभी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इसको यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये WH वर्ड हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई, मेन वर्ब। तो एरर हो गया ना यहीं पे।
तो यहीं पे एरर है, इस सेंटेंस में यहाँ एरर। इसको सही करेंगे तो क्या करेंगे, इस डिड को हटाएंगे और इस कॉल की सेकंड फॉर्म कर देंगे कॉल्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस सही होगा। तो इससे संबंधित एरर होते हैं और वो परीक्षाओं में लगभग फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं अगेन एंड अगेन, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है ही इज़ राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम ए ग्रेजुएट। अब ये कह रहा है कि ही इज़ राइटिंग नॉवेल्स, कि वो नॉवेल्स लिख रहा है। कब से लिख रहा है भाई, जब से वो ग्रेजुएट बना था। तो ये सेकंड एग्जांपल ही आया था, सेकंड एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और कब से कर रहे हैं हम उस सेंटेंस में ये भी बता रहे हैं, तो ये टाइम हो गया। ये जो टाइम है ये टाइम के रूप में भी हो सकता है और एक एक्शन के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, एक्शन के रूप में होगा तो सिंस इससे पहले रखेंगे हम, और सिंस लगा के फिर इसको जो है मेंशन करेंगे इस टाइम को। और अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो इसको फॉर लगा के मेंशन करते हैं। हालांकि अगर हम इस टाइम को नहीं मतलब इस टाइम को एक्सक्लूड कर दें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं हम अपने वाक्य के लिए। जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, या आई एम वॉचिंग टीवी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वॉचिंग टीवी। मैंने ये तो कहा कि मैं टीवी देख रहा हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं कब से टीवी देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं ये भी बताऊँ कि मैं कब से टीवी देख रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये अब मैं कब से टीवी देख रहा हूँ, मैं मान लीजिए 9 बजे से टीवी देख रहा हूँ, यहाँ बजे हैं 10 और यहाँ मैं 9 बजे से टीवी देख रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा और 9 o'clock ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर पीरियड ऑफ टाइम में लगाता हूँ भाई 2 घंटे से 3 घंटे से, तो मैं 4 लगाऊंगा, 4 2 आवर्स 4 3 आवर्स ऐसे। लेकिन जब मैं ये टाइम अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा कि भाई कब से मैं ये एक्शन कर रहा हूँ, तो फिर मुझे यहाँ टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर टेंस मुझे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान रहे ये टाइम पास्ट का होता है, ये जो टाइम होता है पास्ट का होता है। और अगर इसकी जगह एक्शन रखेंगे कोई तो वो भी पास्ट का ही होगा। जैसे यहाँ पे एक्शन दिख रखा है पास्ट का है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है, ये टाइम यहाँ पे देखिए आप कंटिन्यूस, ये जो टेंस है वो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर रखा है, जो कि गलत है। तो हमें यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना तो कोई पास्ट टाइम है ना कोई फ्यूचर टाइम है, तो प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। और इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम लिखेंगे ही हैज़ बीन राइटिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है इस वर्ब की जगह जो है, ये जो वर्ब है इसकी जगह एक नॉन एक्शन वर्ब भी होती है, तो उस समय हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करेंगे, उस समय हम जो अपना परफेक्ट टेंस है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव रिसीव्ड ए मैसेज फ्रॉम द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ओनली येस्टरडे। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में टाइम दे रखा है, देखिए येस्टरडे, लेकिन टेंस हमने जो है वो प्रेजेंट यूज़ कर रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपने पढ़ा होगा जिस भी सेंटेंस में येस्टरडे, लास्ट, एगो, इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम, जो एडवर्ब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उस सेंटेंसेस में हम जो है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे और इसको हटाएंगे तो हैव हट जाएगा और रिसीव्ड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आप इसको ही रूल को ही जो है एक हार्ड एंड फास्ट रूल बना लें। अगर येस्टरडे दे रखा है और उसी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम भी दे रखा है, तो प्रेजेंट तो जो है पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैं लिखूँ कि आई वॉच्ड ए मूवी, आई वॉच्ड ए मूवी। चलिए फिर लिखता हूँ मैं, आई वॉच्ड ए मूवी येस्टरडे। ठीक है, तो अब यहाँ पे येस्टरडे लिखा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे मैं कहीं पे ये लिख देता हूँ आई डैश ए मूवी एट 9 PM येस्टरडे। तो अब देखिए मैंने टाइम लिख दिया यहाँ पे, तो अब मुझे आई वॉज वॉचिंग यूज़ करना पड़ेगा, आई वॉज वॉचिंग मूवी येस्टरडे। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटा सा पॉइंट है। नेक्स्ट आई आस्क, ये हो लिया, ये भी हो लिया, ये भी हो लिया, ये भी हो लिया, ये भी हो लिया। अब इस पे है, नाइदर द प्रिंसिपल नोर द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट।
ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप इस सेंटेंस में क्या है, हमारा जो वर्ब है वो तो है ये टेक, ठीक है, और हमारे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट है हमारा ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। और सब्जेक्ट में भी क्या है यहाँ पे, इस सब्जेक्ट में यहाँ पे ये नाइदर है, ये नोर है, ये नीदर नोर के बीच यहाँ पे नीदर और नोर है, और नीदर के बाद में एक नाउन है, और नीदर के नोर के बाद में भी एक नाउन है। तो ये सारा सब्जेक्ट है, ये सारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, नीदर और नोर से दो नाउन जुड़े हुए हैं। तो अगर ऐसा कहीं आपको सब्जेक्ट मिले, ऐसा अगर कोई केस मिले किसी सेंटेंस में, तो वर्ब जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से लगाना है। बाकी एरर जो होता है वो इसके जो वर्ब है इससे रिगार्डिंग आपको मिलेगा, इससे रिलेटेड मिलेगा। तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ पे ये नाउन है। तो जो वर्ब होती है ना ऐसे सेंटेंसेस में, जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है नीदर नॉर से जुड़ा हुआ हो और दो नाउन हो, मतलब जो कुछ ऐसे मतलब ऐसा सेंटेंस हो कोई जिसमें सब्जेक्ट में नीदर नोर हो, ठीक है, और नीदर के बाद नाउन और नोर के बाद नाउन हो, और वो पूरा सब्जेक्ट का काम करे जैसे इस सेंटेंस में कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, जो वर्ब लगेगी वो इस वर्ब से ठीक पहले जो नाउन होगा उसके अनुसार लगेगी, या हम ये कह सकते हैं कि नोर के बाद जो नाउन होगा उसके अनुसार लगेगी। तो जो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी ये स्टूडेंट्स के अनुसार लगेगी, और जब हम स्टूडेंट्स के अनुसार इस वर्ब को लगाएंगे तो स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, तो ये वर्ब भी प्लूरल करनी पड़ेगी। और प्लूरल वर्ब कैसे बनती है, प्लूरल वर्ब के साथ हम एस या एस नहीं लगाते हैं, उसको हम सीधा सा बेस फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से हम इस वर्ब को लिखेंगे, तो ये सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी वेंट टू डिवाइड द कंट्री। इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में एक छोटा सा पॉइंट है, देख लिए याद, अगर आपके ध्यान रहे तो ये बिलोंग वर्ब आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बिलोंग वर्ब, ये पोजीशन को शो करने वाली वर्ब है, ठीक है। पोजीशन को शो करने वाली वर्ब होती है हैव होती है, और ऑन होती है, और बिलोंग होती है, ठीक है। ये पोजीशन को शो करती हैं ये वर्ब, और इनका कभी कंटिन्यूस नहीं बनता है, ठीक है, इसका कंटिन्यूस कभी नहीं बनता है। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यूस बना रखा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, हु आर नॉट बिलोंगिंग, ये कंटिन्यूस बना रखा है, जो कि यहाँ पे गलत है। तो कंटिन्यूस नहीं बनाएंगे इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखेंगे। तो इन वर्ब्स को जो पोजीशन शो करती हैं जो वर्ब, उनको अक्सर हम जो है अगर फिनिश्ड एक्शन के रूप में, फिनिश्ड कोई एक्शन के रूप में या किसी सिचुएशन के रूप में यूज़ किया जा रहा हो तो हम परफेक्ट बना सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज होती हैं ये, तो इसको हम बिलोंग कर देंगे यहाँ पे, हु बिलोंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे इसको बिलोंगिंग, ये जो कंटिन्यूस फॉर्म है इसकी जगह हमें इंडेफिनेट फॉर्म रखने यूज़ करनी पड़ेगी। अगला है वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ इज़ दैट। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है, और ये वर्ब है। तो जब कोई सेंटेंस वन ऑफ से शुरू हो तो वर्ब तो सिंगुलर आती है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। तो एरर फिर कहाँ पे, देखिए एरर है यहाँ पे, एरर है बिलीफ में। कैसे एरर है यहाँ पे, जब कोई सेंटेंस वन ऑफ से शुरू होता है तो वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। तो ये जो बिलीफ है ये यहाँ पे सिंगुलर लिख रखा है, इसको प्लूरल होना चाहिए था, और बिलीफ का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो बिलीफ्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। अब इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, वो सब्जेक्ट है हमारा ये, ठीक है, ये यहाँ पे, और जो यहाँ पे वर है ये है वर्ब, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है उसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट में हमें प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन ये है, उसके बाद दूसरा नाउन ये है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन मिलेगा, ठीक है। अगर किसी नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन लिख रहे हैं हम तो उसके बाद एक और ज़रूर है कि एक नाउन और यूज़ ज़रूर मिलेगा आपको।
और अगर आप लिखते भी हैं नाउन के बाद प्रीपोजिशन तो भी नाउन लिखना होता है, ये ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद एक नाउन देखिए और है, ठीक है, ये एक नाउन और है, ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट है। तो जैसे मैंने क्या बताया था आपको भाई, अगर सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा नाउन हो और वो प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हों तो जो फर्स्ट नाउन होता है वर्ब उसके अनुसार आती है। तो ये जो वर्ब है ये फर्स्ट नाउन के अनुसार आएगी, इसके अनुसार। इस वर्ब पर इन नाउन्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे सिंगुलर और प्लूरल कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लिस्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर ही होना चाहिए था, ठीक है। और सिंगुलर जब हम लिखते हैं वर्ग की जो वाज वर्ग में से सिंगुलर क्या होता है, वाज होता है, तो यहाँ पे वाज लिखेंगे। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशिएंट यूरोप। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, इसमें देखिए आप, द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो प्राचीन भारत के जो लोग थे वो वर मोर सिविलाइज्ड, वो और जो मतलब ज़्यादा सिविलाइज थे। किससे ज़्यादा सिविलाइज थे? देन यूरोप, देन एंशिएंट यूरोप, प्राचीन यूरोप से। तो यहाँ पे देखिए तुलना हो रही है, आप देख रहे हो तो यहाँ पे तुलना, कंपैरिजन हो रहा है। किसका कंपैरिजन हो रहा है? द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया का एंशिएंट यूरोप से, ठीक है, पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया का और एंशिएंट यूरोप से, इससे तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर मैं ये कहूँ कि भारत के लोग अमेरिका से अच्छे हैं, या भारत के लोग अमेरिका से जो है बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, कुछ भी कह लो, या भारत के लोग जो है ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खेलते हैं, कुछ भी लगा लीजिए। तो जब दो के बीच तुलना होती है तो यहाँ पे अगर जब मैंने कहा कि मान लीजिए कि भारत के लोग अमेरिका से बुद्धिमान हैं, तो ये मेरा ये कहना गलत होगा, क्योंकि भारत के लोग अमेरिका से बुद्धिमान नहीं हो सकते, भारत के लोग अमेरिका के लोगों से बुद्धिमान हो सकते हैं, ऐसा तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में यही एरर है कि यहाँ पे ये कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे एंशिएंट यूरोप लिख दिया गया है, जबकि इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए यहाँ देन के बाद किसकी तुलना हो रही है? द पीपल की, एंशिएंट इंडिया के पीपल की एंशिएंट यूरोप के लोगों से तुलना हो सकती है। तो यहाँ पे द पीपल ऑफ होना चाहिए था, द पीपल ऑफ, ठीक है। और पीपल ऑफ क्योंकि पीपल यूज हो चुका है पहले, तो यहाँ पे मैं प्रोनाउन यूज़ करना था, तो यहाँ पे दोज यूज़ करेंगे आप, और ये हो जाएगा द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन दोज ऑफ एंशिएंट यूरोप। तो ये सेंटेंस सही होगा। तो हम किसी देश से तुलना कर सकते हैं, देश के लोगों से नहीं कर सकते हैं, देश के लोगों की देश के लोगों से ही हो सकती है तुलना। आगे देखिए, आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन। इस सेंटेंस में क्या है कि हियरिंग जो वर्ब है इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ कर दिया गया है, जबकि ग्रामर में हम क्या करते हैं कि जो भी सेंसेस से रिगार्डिंग जो वर्ब होती हैं, जैसे टेस्ट हो गया, हियर हो गया, सी हो गया, फील हो गया, तो ये जो वर्ब है इनको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। जब हम इनका कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है, इनका जो प्राइमरी जो मीनिंग होता है वो नहीं रहता है, ठीक है। तो इनको कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको इंडेफिनेट फॉर्म में यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे हियर लिखेंगे, आई हियर दैट द मीटिंग इज़ लाइकली टू बी पोस्टपोन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी कैन ओनली डिसाइड इट ओनली फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे आप ये जो शब्द है इसको देखिए, फार्दर, फार्दर इन्वेस्टिगेशन। जो फार्दर वर्ड होता है ये देखिए, दो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, फार्दर और फर्दर, ठीक है। ये फार्दर जो है ये फार की कंपेरेटिव डिग्री है और ये फोर की कंपेरेटिव डिग्री है। फार फार्दर फार्दर, फार फार्दर फार्देस्ट, और फोर फर्दर फर्दर। तो इसका मतलब जो होता है ये डिस्टेंस को, मतलब इसका जो होता है इसका मतलब होता है दूर, तो ये डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है, ये डिस्टेंस को शो करता है। तो ये जो है ये इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा या एडिशनल, यहाँ जैसे हम नहीं कहते और कुछ, ठीक है, और ज़्यादा, तो इस सब में इसको यूज करता है। तो यहाँ पे जो फार्दर इन्वेस्टिगेशन है ये गलत है, यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मतलब और इन्वेस्टिगेशन, और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन,
सेंटेंस ऐसे था, वी कैन ओनली डिसाइड इट ओनली आफ्टर फार्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फार्दर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फर्दर। क्योंकि फार्दर जो डिस्टेंस को शो करता है और फर्दर जो है इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन या एडिशनल इन्वेस्टिगेशन, तो वी कैन ओनली डिसाइड इट, हम इसको डिसाइड कर सकते हैं ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कि जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन है, जो एडिशनल इन्वेस्टिगेशन है, या हम कह सकते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद जो है हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। ये यहाँ पे अगर आप फार्दर इन्वेस्टिगेशन लगा देंगे तो ये डिस्टेंस को शो करेगा, और यहाँ पे इस वर्ड की जो है कुछ ज़रूरत नहीं है। फार्दर इन्वेस्टिगेशन कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है। नेक्स्ट, आई मेड हिम अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस। अब यहाँ पे देखिए टू अपोलोजाइज, ठीक है, इसको देखिए और फिर एक इसको देखिए। ये है फाइनाइट वर्ब और ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपने पढ़ा होगा, जब इन्फिनेटिव पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा कि जब मेक वर्ब फाइनाइट वर्ब हो तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, वो बेयर इन्फिनेटिव के रूप में होती है। तो बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की बेस फॉर्म होती है बिना टू के। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं लिखूँ तो प्ले, ठीक है, ये टू प्ले लिखूँगा तो टू इन्फिनेटिव हो जाएगा, और टू को हटा दूंगा तो बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की बेस फॉर्म होती है। तो हमें इसको टू इन्फिनेटिव, यहाँ पे टू लगा रखा है इस वर्ब के साथ, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाऊंगा तो मैं ये बेयर इन्फिनेटिव बन जाएगा। ठीक है, वजह क्या थी, मेक वर्ब। मेक वर्ब अगर फाइनाइट वर्ब हो तो इसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब आती है वो बेयर इन्फिनेटिव यूज होती है। ये जो फाइनाइट वर्ब है ना मेक के साथ, ये वर्ब होती है मेक, लेट और बिग। ठीक है, ये वर्ब होती है, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। तो इसके साथ साथ आपने अगर इन्फिनेटिव पढ़े होंगे तो एक चीज़ और भी याद होगी कि जब ये वर्ब जो वो होती है ना उसमें पैसिव वॉइस में होती हैं तो फिर टू इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। फिलहाल ये एक्टिव फॉर्म में है तो इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव आएगा। नेक्स्ट है, यू विल सी द मैच टुमारो इजंट इट। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग है यहाँ पे इजंट इट, क्वेश्चन टैग है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन टैग यहाँ पे गलत है, एरर यहाँ पे है। कैसे गलत है, देखिए जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट जो है, हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है। ठीक है, अगर वो असर्टिव है या वो नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे असर्टिव मिलेगा सेंटेंस, ये सेंटेंस है ना आपको असर्टिव मिलेगा, और इसके बाद ये क्वेश्चन टाइप से जुड़ा हुआ मिलेगा ये। तो अगर ये सेंटेंस असर्टिव, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अगर ये जो सेंटेंस है आपका ये अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो अभी जो है हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है, वो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ये चीज़ क्लियर कर लें। ठीक है, फिर सुन लीजिए, हमारा एक सेंटेंस होता है ये, इस सेंटेंस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये दो प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन टैग होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। ठीक है, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बनाना कैसे है, अब देखिए क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है। पहले तो हम ले जाएँ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके लेनी है, अपनी सेंटेंस की, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब ले ली। ठीक है, उसके बाद जब ये अफर्मेटिव है तो मैंने इसको नेगेटिव बनाना है, ये होगा नोट। ठीक है, और सेंटेंस जो सब्जेक्ट, अब इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट कौन सा लगाना है, इस सेंटेंस का, ये सब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, और हम ज़्यादातर जो ये जो क्वेश्चन टैग है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ऐसे यूज़ करेंगे, वांट टू। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो ये होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वाज अपॉन, सॉरी यहाँ पे बेंट वर्ब फोर है। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे होगा, ही वाज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो बेंट अपॉन जो यहाँ पे ये वर्ब है ये फ्रेजल वर्ब है, और इसमें जो अपॉन है ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद हम जानते हैं कि क्या आता है, जीरेंड आता है। जो दूसरी अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई और वर्ब यूज हो रही है तो वो जीरेंड फॉर्म में आती है, जीरेंड फॉर्म में। तो जीरेंड कैसे बनता है,
टू इन्फिनिटी है तो भाई यहाँ पे एरर तो यहीं पे है, तो ये अपन है, इसके बाद टू इन्फिनिटी को आता नहीं है, इसके बाद जीरो आता है, जीरो कैसे बनता है, तो जो वर्ब है इसके साथ आई एन जी लगाने से, तो यहाँ पे मर्डर के साथ आई एन जी लगाएंगे, ये बन जाएगा मर्डरिंग। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो ही वॉज बेंट अपॉन मर्डरिंग। नेक्स्ट ही वॉज अवार्डेड विद डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। अब यहाँ पे देखिए अवार्डेड वर्ब देखिए, अवार्डेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब हम जो है ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो किसी प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे इसका ये ऑब्जेक्ट है, ही वॉज अवार्डेड, उसे क्या अवार्ड, उसे किस चीज़ से अवार्ड किया गया, वट डिड ही अवार्डेड, वट वॉज ही अवार्डेड, ये एक डॉक्टरेट डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रिपोजिशन है, ये प्रिपोजिशन यहाँ पे गलत